आज चतुर्थ श्लोक की व्याख्या देखा जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि जो यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 5 है सेकंड पेपर का, उसमें संस्कृत में व्याख्याएं लिखने के लिए आती हैं और 5 व्याख्या होती है और टॉपिक उस 5वें क्वेश्चन में 3 टॉपिक है। कुमार संभव, सबसे पहले रघुवंशम है, फिर कुमार संभव में है, फिर किरातार्जुनीयम है। तो रघुवंशम की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, कुमार संभव की कर रहे हैं, इसके बाद फिर किरातार्जुनीयम की करेंगे। और बहुत नजदीक ही आप लोगों का पीटी आने वाला है, तो आप लोग पूरी तरफ से पीटी पे भी फोकस करिए और उसके बाद पीटी होते ही जो है अपने ऑप्शनल की विशेष तैयारी में लग जाइएगा। तब तक आपकी परीक्षा तक मैं बहुत सारे विषयों को कंप्लीट कर दूंगा जो आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक और महत्वपूर्ण होगा। और जो भी मित्र हमारे, जो भी साथी नोट्स लेने के इच्छुक हैं, जिनको भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वे बेझिझक जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं और सामग्री को ले सकते हैं। और यह इतनी अच्छी सामग्री है मित्रों की मैं बार बार यह पता नहीं कहना ही पड़ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे मिस ना हो जाए, किसी भी कारण से आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह जाए या आपका रिजल्ट न रुक जाए, इसलिए मैं बार बार यह चीज आपको याद दिलाता रहता हूं। तो आप नोट्स लीजिए और इसके बाद किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है और इतना नोट्स ही पढ़ लीजिए, तो आपको 300 प्लस नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आइए साथियों, हम लोग विषय पर चलते हैं। तो विषय में देखिए श्लोक नंबर 4 देते हैं। श्लोक नंबर 4 देखते हैं। यश्चाप्सरो विभ्रमण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाः कच्छेद विभक्तिरागाम् अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम्। यश्चाप्सरो विभ्रमण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाः कच्छेद विभक्तिरागाम् अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम्। यश्चाप्सरो विभ्रमण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाः कच्छेद विभक्तिरागाम् अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम्। बार बार इसलिए पढ़ता हूं कि आपको पढ़ने में आसानी हो। आइए इसका विच्छेद देखते हैं, अन्वय देखते हैं। इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। यश्चाप्सरो विभ्रमण्डनानां, यह चा अप सरो विभ्रमण्डनानां, यह का अर्थ क्या हुआ? जो। अप्सरो विभ्रमण्डनाम, अप्सराओं। पहले हम लोग अन्वय देख लेते हैं, फिर शब्दार्थ पे आते हैं। सम्पादयित्रीं बलाः कच्छेद विभक्तिरागाम् धातु मत्ताम् अकाल संध्याम इव शिखरैः बिभर्ति। ठीक है, आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। करें यह कह, यह से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ यह का हुआ? जो कौन? हिमालय। हिमवान का अर्थ भी हिमालय ही होता है। ठीक है, जो यह अर्थात जो अप्सरो विभ्रमण्डनानां, अप्सरों के विलास समय अलंकरणों का, अप्सरों नहीं, अप्सराओं के, यह माने जो अप्सरा, अप्सरो विभ्रमण्डनम, अप्सरा विभ्रमण्डनानाम, अप्सरा अप्सराओं के, विभ्रमण्डनानाम विलास प्रसाधनों का, संपादयित्रीं संपादन करने वाला या वाली, बलाः कच्छेद विभक्तिरागम मेघ के खंडों में रंग का संक्रमण करने वाली, मेघ के खंडों में अर्थात टुकड़ों में अपने रंगों का संक्रमण करने वाली, धातुमत्ताम, सिंदूरी रंग कहिए या गैरी कादि धातु संपत्ति को, अकाल संध्याम इव, असमय अकाल, एक तो काल का है ना, जैसे सुबह होती है, मतलब सुबह होती फिर दोपहर होता है फिर शाम और फिर रात्रि,
तो ये तो अपने आप स्वतः होते हैं, लेकिन करें अकाल, जो समय से पूर्व जब संध्या का भान हो तो अकाल करें अकाल संध्या यू, असमय में प्राप्त संध्या की तरह है। शिखरई, यू माने होता है तरह, समान। शिखरई, श्रृंगों से, शिखरों से विभर्ति का अर्थ हुआ धारण करता है। असमय में प्राप्त संध्या की तरह शिखरई, अपने शिखरों पर विभर्ति माने धारण करता है। यह इसका शब्दार्थ रहा। आइए अर्थ देखते हैं। करें जो हिमवान, अर्थात जो हिमालय देवांगनाओं अर्थात अप्सराओं, यहाँ अप्सराओं से तात्पर्य देवांगनाओं से है। जो हिमवान या हिमालय देवांगनाओं को श्रृंगार सज्जा संपन्न कराने वाली, मेघ खंडों में संक्रमित लालिमा वाली गैरिकाद धातु योगिता को असमय को प्राप्त संध्या की भांति या संध्या की तरह अपन शिखरई, अपने शिखरों पर या शिखरों से क्या करती है? विभर्ति, धारण, विभर्ति, विभर्ति धारण करती है। ये सॉरी, धारण शिखरों से धारण करता है। कौन करता है? हिमालय करता है। ठीक है, यह क्या रहा? इसका शब्दार्थ रहा। संदर्भ देखिए, करें प्रस्तुत श्लोक कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम शब्द से उद्धृत है। इसके रचयिता या रचनाकार महाकवि कालिदास जी हैं और प्रसंग जो है पूर्वत है। यहाँ हिमालय की महत्ता या हिमालय का ही वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अर्थ को एक बार फिर से देख सकते हैं कि जो हिमालय अप्सराओं अर्थात देवांगनाओं के विलास प्रसाधनों, जो सौंदर्य श्रृंगार के प्रसाधन हैं, जो सामग्रियां हैं, का संपादन करने वाली तथा मेघ के टुकड़ों या खंडों में अपने रंगों का संक्रमण करने वाली धातुमत्ता, धातुमत्ता का सिंदूर गैरिक आदि धातु संपदा को असमय में प्राप्त संध्या की तरह अपने शिखरों पर धारण करता है। देखिए, प्रस्तुत पद्य में विभ्रम मंडन के दो अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर मल्लिनाथ की टीका में यह बताया जा रहा है। विभ्रम का अर्थ एक विभ्रम का अर्थ विलास होता है। उस पक्ष में यह अर्थ होना कि जो हिमालय अप्सराओं के विलास के अलंकरणों के संपादित करने वाली धातुओं को धारण करता है। जो सामग्रियां सौंदर्य, अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, जिनको कहते हो मेकअप, जो स्त्रियां मेकअप करती हैं तो उसमें बहुत सारे जो सामग्री का उपयोग होता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो हिमालय अप्सराओं के विलास के जो श्रृंगार आदि, जो शौक श्रृंगार उनके थे, जो साज सज्जा करती थी, के अलंकरणों के संपादित करने वाली धातुओं को धारण करता था। तो मतलब ये जो सामग्रियां थी सब जो है हिमालय पर प्राप्त होती थी। और दूसरा विभ्रम का अर्थ है भ्रांति, भ्रम। इस भ्रांति के कारण अप्सराएं संध्या के भ्रम से प्रसाधन के लिए जल्दी करती थी। देखिए, दो बातें हुई यहाँ पर। एक तो जैसे बादल वगैरह आ रहे हैं, मेघ के खंडों, मेघ जब आ रहे हैं तो वो कई कलर के हैं, वह कई कलर में है। तो ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से ये देवांगनाएं अप्सराएं जो है इन श्रृंगारों को जो है अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए श्रृंगार प्रसाधनों का जो उपयोग करती या प्रयोग करती थी, ऐसा लगता था कि ये सब हिमालय इनको धारण करके रखा है। और जब इस प्रकार के बादल वहां दिखते थे, क्योंकि शिखर उनके बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, बादलों से एकदम ऐसा लगता था लगे होते थे, तो जब वैसा कलर वहां पर हो जाता था, उन सभी बादलों से आच्छादित हो जाता था हिमालय का जो शिखर था, तो ऐसे समय में दो बातें देखिए यहाँ करिए। ऐसे समय में जो अप्सराएं होती थी उनको लगता था कि अब हमारे पति के आने का समय हो गया है, और वो कब आते थे? सायंकाल में आते थे। तो सायंकाल का समय अकाल संध्या में कहने का तात्पर्य है कि अपने समय से पूर्व जिस संध्या का भान हो, ज्ञान हो भ्रम के कारण, तो वहां पर क्या करें? अप्सराएं जो हैं अनेकों श्रृंगार प्रसाधनों से क्या करती थी? स्वयं को सुसज्जित करती थी, अलंकृत करती थी स्वयं को, या स्वयं धारण करती थी। इस हिमालय के धातु रागों से आकाश के लाल हो जाने से कभी उनको संध्या का भ्रम हो जाता था। किसको? वही बात मैं जो पहले कहा, वही बात है, देवांगनाओं या कहिए अप्सराओं को।
और संध्या के समय अपने प्रियतम के विहार के लिए शीघ्रता से प्रसाधन करती थी, जिससे अलंकारों के स्थान में विपर्य हो जाता था, भ्रम हो जाता था। इसी प्रकार हिमालय के शिखरों के द्वारा बादलों के भिन्न भिन्न टुकड़ों में अपनी धातुओं का राग अर्थात लालिमा संक्रमित कर दिया है। हिमालय के शिखरों के द्वारा बादलों के भिन्न भिन्न जो खंड हैं, टुकड़े हैं, उनमें अपनी धातुओं की लालिमा संक्रमित कर दिया है। इससे यह व्यंजित होता है कि हिमालय के शिखर बादलों से भी ऊंचे थे। ये दोनों विशेषण संध्या में ही योज्य अर्थात लगाए जा सकते हैं। संध्या अप्सराओं के भ्रम पूर्वक अलंकारों की संपादिका है और वही बादलों के खंडों को लाल करने वाली है। धातु मत्ता में यहाँ मतु प्रत्यय नित्य योग में, अतः हिमालय इन धातुओं को नित्य धारण करता है। बात हमें लगता है आप तक पहुंच गई होगी, तो इसको अब देखिए, देवंगनाएं या अप्सराएं जो है वो विभिन्न प्रसाधनों को संपादन कराने वाले तथा मेघ खंडों में लालिमा का संचार करने वाली गैरिक आदि धातु संपदा को धारण कौन करता था? हिमालय। ठीक है ना। देखिए, हिमालय पर्वत अपनी उन्नत मतलब बहुत ऊंची ऊंची शिखरों पर गैरिक धातु को धारण करता था। उसका वर्णन यहाँ कवि द्वारा किया गया। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, जो हिमालय पर्वत अप्सराओं के विलास में अलंकरणों को संपन्न करने वाली तथा मेघ खंडों में राग को संक्रमण करने वाली गैरिक धातु संपत्ति को अपने शिखरों पर वैसे ही धारण करता था। देखिए, यहाँ पर एक तो अप्सराओं के विलास में अलंकरणों को संपन्न करने वाली तथा मेघ खंडों में राग को अर्थात लालिमा को, जो अलंकरण है, उसको संक्रमण करने वाली गैरिक धातु संपत्ति को अपने शिखरों पर वैसे ही धारण करता था, जिस प्रकार अप्सराओं के द्वारा शीघ्रता पूर्वक अलंकरण को संपन्न करने वाली तथा मेघ खंडों में राग का संकरण करने वाली असमय या अनियमित समय पर प्राप्त हुई संध्या हो। अप्सराएं जिस गैरिक धातु से अपना प्रसाधन करती थी अथवा संध्या के भ्रम के कारण शीघ्र अलंकरण धारण करती थी, बादलों की लालिमा भी उस गैरिक धातु के संक्रमण से ही थी। इससे यह प्रतीत होता व्यंजित होता है कि हिमालय के शिखर अत्यंत उन्नत थे और शिखरों पर स्थित वह गैरिक धातु अकाल प्राप्त संध्या के समान थी। अब देखिए, अप्सरो विभ्रम मंडनम कहने का क्या था? अप्सरों को भ्रमवश शीघ्रता में प्रसाधन के लिए शीघ्रता में प्रसाधन किए जाने वाले आभूषणों का यहाँ विभ्रम का अर्थ विलास और तथा विपरीत न्यास है। असमय में शीघ्रता से विपरीत रूप किया जाने वाला मंडन विभ्रम कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने इसकी व्याख्या की हुई है। थोड़ा व्याख्या जो है कहते नहीं दो पक्षों में कही जा रही, इसलिए इसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग साहित्यिक सौंदर्य पे चलते हैं। तो इस श्लोक में उत्प्रेक्षालंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उपजाति छंद, वैदर्भी रीत और माधुर्य गुण है। आप देखिए, उत्प्रेक्षालंकार कहाँ पे? संध्या में। यहाँ पर महाकवि ने पर्वत शिखरों पर रक्त वर्ण मेघों के प्रतिबिंब के ब्याज से असमय में उपस्थित संध्या काल की कमनीय कल्पना की है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए, विभर्ति वि उपसर्ग भ्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो भ्री धातु लट लकार से प्रथम पुरुष से एक वचन रूपम। अकाल संध्याम ना काल संध्याम इति विग्रह अत्र न तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास। धातु मत्ताम धातु मतुप प्रत्यय है, मतुप और फिर तल और टाप प्रत्यय बनकर जो है धातु मत्ताम बना। अप्सरो विभ्रम मंडनम अप्सरसाम विभ्रम मंडन तेषाम इति विग्रहे षष्ठी तत्पुरुष समासः। तो इस प्रकार से आप साहित्यिक सौंदर्य व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख सकते हैं। ये ऐसे लिखेंगे आप एक बेहतरीन और बहुत ही क्वालिटेटिव और एक स्टैंडर्ड आपकी ये व्याख्या होगी। और मित्रों, जो भी समस्या हो हमसे हमारी संस्था से संपर्क करिए। आपकी समस्या का त्वरित अर्थात बहुत जल्द निदान किया जाएगा। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव मित्रों जरूर दीजिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।